शुभ संध्या। फ्राइडे शाम के 8 बज चुके हैं। अभी तक लाइव कोई है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन हुई हैं उनमें आपकी तरफ से सवाल जवाब जो होते हैं उनके प्रॉपर एज पॉसिबल एज जो भी आंसर होते हैं मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप नंबर अरेंज करके आप प्रॉपरली पूछ सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आईपीसी के लगभग आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जो हो सकती है मैंने आपको पीटी के लेवल पे भी और पीटी के साथ साथ आपको मेन जो आंसर होते हैं मेंस के उनके बिहाफ पे भी उनके कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे उसके आंसर डिलीवर होते हैं, ये भी मैंने कोशिश की कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और लिखने का तरीका जो है अगर उस पैटर्न को आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आईपीसी ही नहीं आपके हर एक सब्जेक्ट में हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आफ्टर ऑल सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हाँ, जितना भी जो भी था आईपीसी से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर किया। अभी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। उम्मीद ये है कि हाँ 4, 5, 6 लेक्चर में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं, आप रिटन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आप अपने लिए स्वयं नुकसान की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जितने आंसर आप लिखेंगे, और मैं यहाँ तक कहता हूँ आपसे कि अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई दिन भर में शेड्यूल में रख रहे हैं तो उस 8 घंटे में 5 घंटे जो हैं वो तो आप पढ़ने के लिए आप रखें, लेकिन 3 घंटे उसमें आप रिटन वर्क जरूर करें। आपकी स्पीड जो है वो प्रॉपर बनी रहे, आपके दिमाग में शब्दों की कमी ना रहे, ठीक है। और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको वास्तव में आपको कहाँ कहाँ समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं आपके सामने आएंगी। एक तो मुझे बताइए कि आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही है? प्रॉपर रिप्लाई कर दें। मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही है? जमशेद, मंजरी, स्वाति, कोई भी मुझे हिंट कर दो। ओके ओके ओके। तो आप लिखने के लिए आपको मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ आप विश्वास और भरोसे के साथ आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लिखने का काम जो है वो ज़रूर करें। जब आप लिखने के लिए कागज पेन उठाएंगे आपको ऐसे लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये है वो दुनिया चीज़ें। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे पास तो कंटेंट कम पड़ जा रहे हैं, या मेरे पास जो है वो इसके एसेंशियल एलिमेंट कैसे हम लिखें, या शब्द जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, या हाथ दर्द होने लगा, या फिर मन नहीं कर रहा है, बीच में मन आपका भटक गया, छोड़ो बाद में लिखेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप ये ध्यान रखिए कि आपकी परीक्षा जो है वो 3 घंटे की है और 3 घंटे में आपको 200 नंबरों के सवाल को हल करना है। आई एम टॉकिंग फॉर योर मेंस। और आप में से किसी को ये लगता है कि हाँ ठीक है, हम बाद में पहले पीटी दे लें और अपनी तैयारी कर लें, फिर बाद में मेंस के समय लिखने बैठ जाएंगे, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी पीटी और आपकी मेंस में मैं समझता हूँ मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का समय भी आपको मिल गया तो बहुत ज़्यादा मिल गया। देखिए ऐसा समझिए कि मैंने आपसे पहले कहा कि वैकेंसी जो है वो आपकी बस जस्ट मान के चलिए आपके हाथों में आने वाली है। नेक्स्ट ईयर में आपके विधानसभा के चुनाव हैं
चुनाव जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि हाँ मार्च या अप्रैल में आपके चुनाव हों, ठीक है। और सरकार जो है वो हर कीमत पे चाहेगी चुनाव में अपने आप को बताने के लिए, हर कीमत पे चाहेगी कि हम ये कह सकें कि हाँ हमने इतनी वैकेंसी निकाली, इतने हमने रिजल्ट निकाले वगैरह वगैरह। और चुनाव के 6 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है ना, तो ये भी आपको पता है। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि चीज़ें जो हैं वो बहुत शीघ्र अति शीघ्र सब कुछ होने वाला है। और ये वो समय है जब इतनी तेज़ी से घटनाक्रम होंगे कि संभालने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार आप सबसे इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका इरादा पंचवर्षीय योजना का है, ठीक है, 1-2 साल और वेट करने का है, तो इट्स ओके, तब आपके पास बहुत समय है। लेकिन अगर पंचवर्षीय योजना का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, तो लिखना शुरू करिए, ठीक है। और अभी तो लिखिए, लेकिन इसके बाद आपको जो करना होगा वो ये करना होगा कि आपको पेपर उठाना होगा, अनसॉल्व पेपर, और एक पेपर उठा के घड़ी में 3 घंटे देख के आपको वो पेपर सॉल्व करना होगा अनसॉल्व पेपर में से मेंस के लिए। पीटी के लिए मत परेशान होइए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पीटी के लिए मत परेशान होइए। जब आपका मेंस का कंटेंट तैयार है तो पीटी के सवाल उसी में से तो बनते हैं, कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं। चोरी आप लिख रहे हैं, 378 लिख रहे हैं, उसको लिखते समय आप उसके कंटेंट लिख रहे हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट लिख रहे हैं, उसी एसेंशियल एलिमेंट्स में तो सवाल बनेगा कि चोरी की डेफिनेशन किस सेक्शन में है। तो आप चोरी लिख रहे हैं 378, ठीक है। आपके 5 कंटेंट जो हैं, 5 एसेंशियल जो हैं, उसी में से एक गायब करके या एक बदल के आपसे सवाल पूछ लिया गया। तो पीटी के लिए यार, तो आप लोग समझो, पीटी के लिए बहुत हुआ तो जब आपके जिस टाइम आपकी पीटी की आ जाए उससे 15-20 दिन पहले तब आप पीटी पे आओ, तब वन लाइनर जो है वो आप पढ़ो, तब आप घटना चक्र लगाओ, या आपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं पीटी के, तब आप आओ 15-20 दिन पहले, या बहुत हुआ तो 1 महीने पहले। उसके पहले पीटी के लिए परेशान होना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देना, अपने लिए नुकसान बनाना है, ठीक है। तो मेंस जो है वो पढ़िए, मेंस के हिसाब से क्वेश्चन तैयार करिए, घड़ी निकाल के रखिए, 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो भी सीनियर हैं, और अगर कोई सुविधा नहीं मिलती हैं तो किसी भी मोड पे आप मुझसे चेक करा सकते हैं, चाहे वो टीपीए के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कोई मिल जा रहा है, आपके इंटरेक्शन में कोई है, आप उसे दिखा लो कि आपका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। मेंस की परीक्षा में देखिए, पीटी में आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहला ख्याल जो है वो सबसे बड़ा है कि ह्यूमन एरर ना होने पाए। ह्यूमन एरर जो है ये होती है कि आपने बुकलेट पे तो सही टिक किया कि क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा सी ऑप्शन ठीक है, लेकिन जब आप ओवल ब्लैक करने लगते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी की बजाय डी ओवल ब्लैक हो गया, ठीक है। अब ये एक गलती जो है वो अगले कई क्वेश्चन तक गलत होता चला जाता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन लेके आपका डूब जाएगा, और आपको अच्छे से पता है माइनस मार्किंग है, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाना अपने आप में बहुत भारी हो जाता है। कभी कभी हमें बी ब्लैक करना है, बी की बजाय हमने सी को ब्लैक कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन एरर कहलाती हैं। तो पीटी में सबसे पहली चीज़ जो है वो ह्यूमन एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको जिस क्वेश्चन के साथ एकदम कन्फर्म हैं, एकदम बियॉन्ड द डाउट आप हैं, उस क्वेश्चन के साथ जाइए। जिन क्वेश्चनों की में आपको लगता है कि हाँ थोड़ा डाउट है, 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये तो गलत है ही हैं, ठीक है, मालूम हो एक क्वेश्चन में बी और सी जो है वो गलत हैं, ये हम कन्फर्म है। अब सी और डी यानी 50-50 की मार्जिन है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% की है, तो आप जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको 3 ऑप्शन जो है उसमें कंफ्यूजन है, या चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है,
तो ऐसे सवालों के उत्तर देने से आप बचें, क्योंकि ये आपके अन्य सवालों का नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो पीटी की स्ट्रेटेजी जो है वो लगभग ऐसे होती है। मेंस के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, और अब नहीं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब अगर चुके तो फिर देर हो जाएगी, और ऐसी देर होगी कि फिर संभालने लायक नहीं रहेगी। देखिए, एक लोग उठे हैं अभी, सौरभ जी, गुड मॉर्निंग इनकी हो रही है। ठीक है, चलिए आज आपके साथ जो सेक्शन स्टार्ट करना था, मैंने आपको लास्ट टाइम पे डकैती वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया। ये वो छोटी छोटी पोर्शन है जो एपीओ के एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में मिलते हैं। ठीक है, और जुडिशरी या मेंस में जो है उसमें भी शॉर्ट नोट मिलते हैं, लेकिन पीटी में इसके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जब आप बेयर प्रोविज़न उठा के देखेंगे तो उसमें बेयर प्रोविज़न में काफ़ी सारे इसमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, और इलस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले से आपको बोल रखा है कि जितने भी इलस्ट्रेशन हैं वो सारे इलस्ट्रेशन आप अच्छे से कम 3-4 बार पढ़ डालिए। जहाँ कन्फ्यूज़न है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप। आपराधिक दुर्विनियोग, सेक्शन 403 आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग जो है वो ऐसा अपराध है जो किसी संपत्ति को, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 17 में अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो लास्ट 78 जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपके साथ इस बात को क्लियर किया था। अगर कोई संपत्ति, ठीक है, बेईमानी से उसको अपने पास रख ली जाती है और उसका उपयोग कर लिया जाता है, तो ऐसा अपराध आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है। कैसे, ये समझ लें। मान लीजिए कि मैंने और आपने दोनों ने मिलके एक घोड़ा खरीदा। 1 लाख रुपए घोड़े की कीमत है, 50,000 रुपए आपने दिए, 50,000 रुपए मैंने दिए। ठीक है, यानी उस घोड़े पे हम दोनों का सह स्वामित्व है, को ऑक्युपेशन है। ठीक है, को ऑनरशिप है। ठीक, अब उस घोड़े को मैं आपसे लेके जाता हूं। ठीक है, मैं आपसे बोल के जाता हूं भाई 50% आपका है, 50% मेरा है, दोनों का बराबर उस पर अधिकार है। अब उस घोड़े को मैं आपके पास से लेके जाता हूं। ठीक है, और लेके जाने के बाद उसको लखनऊ में ले जाके बेच देता हूं, और बेच के जो धन प्राप्त होता है उसे मैं अपने इस्तेमाल में रख लेता हूं। तो यहां जो अपराध किया गया वो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हुआ। ठीक है, क्यों, क्या है, मतलब मैंने उसका उपयोग कर लिया। कहां कर लिया, अपने लिए कर लिया। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे उससे पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास कई सारी किताबें हैं, मैं आपका मित्र हूं और आपके घर आया। ठीक है, आपके घर आने पे आपके घर के सभी लोग जानते हैं, सभी सदस्य जानते हैं कि मैं आपका मित्र हूं। तो आपके घर पे आके मैंने एक किताब आपकी अलमीरा से ले लिया, आपके रैक से ले लिया, और मेरा उद्देश्य उस समय ये था कि मैं इस किताब को ले जाऊंगा, इसे पढ़ूंगा और पढ़ के फिर आपको वापस कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस किताब को लेके तो मैं गया, लेकिन उस किताब को 2 दिन 3 दिन रखने के बाद उसे ले जाके पुरानी किताबें जहाँ बिकती हैं उस जगह पे ले जाके मैंने उसे बेच दिया, और बेच के जो पैसे मिलते हैं उसे मैंने अपने प्रयोग में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण था। और तीसरा उदाहरण ये है, या इसके जैसे और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इन दोनों अपराधों में, ठीक है, इन दोनों अपराधों में ये मान लिया जाएगा कि ये जो घटना हो रही है ये घटना
आपराधिक दुर्विनियोग, यानी ये अपराध जो है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो रहा है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन जो है वो भी, इसमें भी ये मेंशन है। अब इसको समझिए, देखिए पहले चाहे वो घोड़ा हो चाहे वो किताब हो, ठीक है, यहां मैंने जैसे चोरी में क्या है, बेईमानी पूर्वक तरीके से उस संपत्ति पर कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास से लिया जाता है। यहां बेईमानी पूर्वक आशय हमारा आरंभ में नहीं होता, शुरू में नहीं होता जब हम उस कार्य को करते हैं। ठीक है, बेईमानी पूर्वक आशय जो है हमारा वो बाद में बनता है, जब उस काम को हम कर चुके होते हैं तब हमारा आशय बनता है कि हम बेईमानी पूर्वक इसका उपयोग कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, वहां पे चोरी में क्या होता था, चोरी में कब्जे से वस्तु को हटाया जाता था। यहां कब्जे से हटाया नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां घोड़े वाले मामले में हम दोनों जो हैं वो सहस्वामी हैं उसके, ठीक है, या फिर किताब के मामले में मैं आपके मेरे बीच में एक मौन सहमति है कि आपकी किताब को मैं ले जाके मैं पढ़ सकता हूं, आप मेरी किताबों को ले आके पढ़ लें, मैं आपकी पढ़ लेता हूं, ऐसी मौन सहमति है। तो इन दोनों स्थितियों में आरंभ में तो कोई ऐसा आशय, कोई ऐसा मेंटल एलिमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में जब वो काम हो गया, उस काम के बाद में हमारा जो आशय बना वो बेईमानी पूर्वक वाला, वो तब बना, बाद में हमने उसको बेईमानी से उसका दुरुपयोग कर लिया। ठीक है, तो ऐसा अपराध जो होगा वो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा। इसकी पनिशमेंट जो है वो इसी सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन में दी है 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों। ठीक है, और ये कारावास जो होगा वो किसी भी भांति का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। अगर देखिए, दुर्विनियोग में ये बात ध्यान रखिएगा कि आरंभ में जो प्रॉपर्टी हम प्राप्त करते हैं, संपत्ति जो प्राप्त करते हैं, जिस समय हम प्राप्त करते हैं उस समय हमारा बेईमानी का बिल्कुल आशय नहीं होता। ठीक है, हम घोड़ा जो है वो आपसे पूछ के लेके गए कि हम घोड़े को लेके लखनऊ जाएं, घोड़े को लेते समय बिल्कुल हमारे मन में आशा नहीं था कि हम घोड़ा ले जाएंगे और वहां बेच देंगे, या किताब आपके घर से लेते समय बिल्कुल हमारा ऐसा इरादा नहीं था कि इस किताब को लेंगे और ले जाके हम बेच देंगे। लेकिन ये स्थिति हमारी बाद में हुई, यानी पहले तो आशय जो था वो ईमानदारी पूर्वक आशय था, लेकिन बाद में ये जो परिवर्तन हुआ वो बेईमानी का बाद में हुआ। ठीक है, ऐसे ही इसको समझ लेते हैं। चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में अगर इसके अंतर को हम समझ लें, क्योंकि ये सवाल आ चुका है, आपराधिक दुर्विनियोग और चोरी में क्या अंतर है, ये पूछा जा चुका है। ईयर मुझे ध्यान नहीं है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि चोरी के अपराध में बेईमानी जो है वो पहले ही हो जाती है। कैसे? डेफिनेशन याद करिए, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी पूर्वक आशय से संपत्ति हटाता है, तो आशय जो है वो आरंभ में ही बेईमानी पूर्वक होता है। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में आशय जो है वो आरंभ में बेईमानी पूर्वक नहीं होता, वो पहले निष्कपट होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। बाद में फिर उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, बेईमानी का आशय जो है वो बाद में उसमें ऐड हो जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, संपत्ति का लेना। ठीक है, चोरी के अपराध में दूसरे व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति ली जाती है। ठीक है, आपके पास आप पेन है और बिना आपकी जानकारी के मैंने पेन जो है वो बेईमानी पूर्वक आशय से अपनी पॉकेट में रखा, चोरी का अपराध हो गया। तो यहां क्या है? पोजीशन आपका है, कब्जा आपका है। ठीक है, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में जो पोजीशन है, जो कब्जा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ही हो। जैसे मैंने घोड़े वाला उदाहरण आपको बताया। ठीक है, घोड़े के उदाहरण में संपत्ति जो है वो आपकी और मेरी संयुक्त संपत्ति है, तो जितना आपका उस पर कब्जा है, हक है, उतना मेरा भी है। मान लीजिए वो मेरे घर ही बंधा था,
और मैं उसको लेके लखनऊ चला गया, वहां ले जाके बेच दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कब्जा जो है वो दूसरे से लिया ही जाए, हो सकता है वो कब्जा पहले से मेरे पास हो, ठीक है। तो कब्जा जो है वो अविधिपूर्ण यानी अवैध प्राप्त नहीं किया जाता आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में। लेकिन चोरी में क्या होता है, चोरी में अवैध तरीके से वो कब्जा जो है वो प्राप्त किया जाता है। इज इट ओके? फिर संपत्ति का हटाया जाना, चोरी में ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, संपत्ति हटाई जाती है। वही बात यहां भी है, यहां जरूरी नहीं है संपत्ति हटाई जाए, हो सकता है संपत्ति हमारे ही पास हो, हमारे ही कब्जे में हो। तो चोरी में और इसमें ये एक अंतर है। और लास्ट जो है वो स्वामी के मर्जी के बिना संपत्ति हटाया जाना। चोरी के अपराध में जो संपत्ति हटाई जाती है वो स्वामी की मर्जी के बिना हटाई जाती है, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में स्वामी की मर्जी जो है वो पहले से ही हमें मिली होती है। आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में जैसे क्या है, आपके घर में आता हूं और आपके अलमीरा से मैं किताब ले जाता हूं, तो आपकी मेरे प्रति मौन सहमति, विवक्षित सहमति पहले से ही है कि हाँ मैं आऊंगा, अजय आएंगे तो अगर कोई किताब ले जाते हैं तो इससे पहले भी बहुत बार ले गए हैं या नहीं ले गए, ठीक है। तो सहमति जो है वो विवक्षित तरीके से उपस्थित होती है, इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये वो अंतर हैं, ठीक है, जो आपराधिक दुर्विनियोग और चोरी के अंतर इस्टेब्लिश होते हैं। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जो कोई लावारिश वस्तु को पाता है, ठीक है, तो लावारिस वस्तु, सड़क पे पड़ा हुआ कोई वस्तु पा जाते हैं, गिरी हुई कोई वस्तु पा जाते हैं, तो वहां पे भी अगर उस वस्तु को हम बेईमानी पूर्वक तरीके से अपने प्रयोग में कर लेते हैं तो वो आपराधिक दुर्विनियोग का मामला हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यही दो चीजें अंतर है। अगर हम उसके स्वामी का पता लगा सकते हैं, ऐसा कोई साधन है जिसके माध्यम से हम उसके स्वामी का पता लगा सकते हैं, तो हमें उस संपत्ति को उसके स्वामी को ना देकर हम अपने इस्तेमाल में प्रयोग कर लें तो यह आपराधिक दुर्विनियोग का मामला है। लेकिन अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसके स्वामी का पता लगा पाना लगभग असंभव है, तब वहां आपराधिक दुर्विनियोग का मामला नहीं होगा। उदाहरण के लिए, मेरा वॉलेट जो है वो रोड पे गिर जाता है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति उस वॉलेट को पाता है और उसमें मेरा आधार कार्ड और ये सारी चीजें देखता है, ठीक है, उसमें उपस्थित है। अब वो उस वॉलेट से आधार कार्ड और ये सारी चीजें निकाल के फेंक देता है और उस वॉलेट को और उसमें पड़े रुपए को अपने प्रयोग में इस्तेमाल कर लेता है। तो यहां जो कब्जा मिला, ये कब्जा दोषपूर्ण कब्जा नहीं था, इसमें चोरी वाला एसेंशियल नहीं आया, बेईमानी पूर्वक से हटा ले जाना, किसी के कब्जे से ले जाना। वो तो पड़ी थी, रसनेलियस थी, सड़क पे पड़ी हुई मिल गई उसे, स्वामी विहीन संपत्ति थी, ठीक है। लेकिन उसमें रखा हुआ आधार कार्ड या उसमें कोई और आईडी वो पर्याप्त थी कि वो उस पर्स को मुझ तक पहुंचा दे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने आईडी को फेंक के पर्स को और रुपए को अपने इस्तेमाल में कर लिया, उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है, ठीक है। वहीं अगर सड़क पर एक सोने की चेन या सोने की अंगूठी सड़क पर गिरी हुई मिल जाती है, तो अब सोने की अंगूठी या चेन से हम उसके मालिक का पता तो लगा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति पे हम साधारण प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति जो भी करता है, क्या करता है, वो अगल बगल अड़ोस पड़ोस जो भी दिखता है उससे पूछ लेता है कि भैया आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है, ठीक है। सामान्य प्रज्ञा का इस्तेमाल करने के बाद यदि उसके स्वामी का पता लगाने में वो असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति पे अगर उसने उस वस्तु का प्रयोग अपने इस्तेमाल के लिए कर लिया तो वहां आपराधिक दुर्विनियोग का मामला
नहीं बनेगा। ठीक है, समझिएगा इसके अंतर को कि संपत्ति के वास्तविक स्वामी का अगर हम पता लगा सकते हैं और उसके बाद हमने उस वस्तु को अपने प्रयोग में ले लिया तो आपराधिक दुर्विनियोग का मामला बनेगा। और अगर हम सामान्य प्रज्ञा का इस्तेमाल करके भी उस वस्तु के स्वामी का पता नहीं लगा सकते हैं तो आपराधिक दुर्विनियोग का मामला बन जाएगा। ठीक है, धारा 404 जो है 404 जो है वो बताती है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर से कोई देखिए, मृत व्यक्ति मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब मैं चोरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मृत व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु पर कब्जा नहीं रख सकता। ठीक है, यानी मृत व्यक्ति के शरीर पे अगर कोई आभूषण है तो ये माना जाएगा कि वो आभूषण जो है वो मृत व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। ठीक है, तो धारा 404 ये कहती है कि अगर मृत व्यक्ति के शरीर पे कोई संपत्ति है और बेईमानी पूर्वक तरीके से उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, दुर्विनियोग कर लिया जाता है, तो ऐसा अपराध धारा 404 में दंडित होगा। देखिए वहां इसलिए ये धारा अलग से इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जब ऑलरेडी हम उसे चोरी में दंडित कर नहीं सकते। ठीक, क्योंकि चोरी में कब्जा होना चाहिए और कब्जा मृत व्यक्ति का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वीडियो बीच में क्यों रुक जा रही है। क्या सभी के साथ ये दिक्कत है? प्लीज रिप्लाई कर दें। क्या सभी के साथ ये समस्या है, वीडियो रुक जा रही है? क्या मैं लाइव हूं, अभी भी आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है? प्लीज मुझे रिप्लाई करें। ओके ओके ओके, आप देख लीजिएगा फिर। ठीक है, चलिए सॉरी, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि चोरी में तो हम इसको दंडित कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति जो है वो किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं रख सकता, तो चोरी में इसे हम दंडित कर नहीं सकते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग में इसका कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, तो हम धारा 404 में एक अलग धारा बनाते हैं और वहां पर हम इसे अलग से पनिश कर देते हैं कि अगर मृत व्यक्ति के शरीर से उसके पास कोई पेन है या आभूषण है या कोई सामान है, ठीक है, अटैची है, ब्रीफकेस है, व्हाटएवर कुछ है जो उसके पास है, माना ये जाए कि मरने से पहले इस वस्तु पर, इस अचल संपत्ति पर इस मृत व्यक्ति का कब्जा था। ठीक है, ऐसी स्थिति पे उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक तरीके से उन वस्तुओं को अपने प्रयोग में ले लेता है, उसका दुर्विनियोग कर लेता है, ठीक है, तो इस अपराध को धारा 404 में दंडित किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ये दोनों मेंशन है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने की है कि अब इस अपराध की ग्रेविटी और बढ़ जाती है यदि अभियुक्त ऐसे मृत व्यक्ति का सेवक या लिपिक है। ठीक है, जो व्यक्ति मृत है उसका सेवक या लिपिक है, तो ऐसे मामले में अपराध जो है उसका अपराध की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी दंड की मात्रा बढ़ जाती है और ये 7 वर्ष तक का कारावास जो है वो इसमें सेवक या लिपिक को दिया जाता है। देखिए वजह जो है वो ये है, भाई देखिए ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, वीडियो पॉज हो जा रही है, ये क्या वास्तव में है? सबके साथ ये समस्या हो रही है? अगर ऐसी समस्या सबके साथ है तो बताइए, मैं फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करूं। चलिए, तो
ओके 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 ओके। तो ये दिमाग में रखिए कि धारा 404 और पीटी में 404 खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। मतलब आप उठा के देखेंगे तो पेट भर के ऐसे मामले मिलेंगे। ठीक है, आपको सेक्शन 404 के पेट भर के मामले मिलेंगे। कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सेक्शन 404 का कंटेंट जो है वो पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, या कभी कभी इस पे प्रॉब्लम बना के आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, कि हाँ ऐसी स्थिति पे कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध होगा। ठीक, और कभी कभी इसका पनिशमेंट जो है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अब आते हैं आपकी अगली धारा, अगला सेक्शन 405, धारा 405, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए ये जो धारा है सेक्शन 405 जो है वो सिंपली आप एक कॉमन लैंग्वेज में अगर अपने दिमाग में गबन शब्द को दिमाग में अगर आप रखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। अपने नाम से ही ये स्पष्ट करती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी जो ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, उस ट्रस्ट का विखंडन किया जाना, उस ट्रस्ट की शर्तों को तोड़ दिया जाना। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां ट्रस्ट का मतलब केवल और केवल जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, मुझे उसके सन नहीं याद आ रहा है, शायद 1890 या 92 ऐसे कुछ है, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। तो जो भारतीय न्यास अधिनियम है केवल ये वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि न्यास अधिनियम जो है वहां पर 3 पार्टी होती है। ध्यान रखिएगा, वहां 3 पार्टी होती है। वहां एक जिसके नाम से ट्रस्ट किया जाता है, एक वो होती है, दूसरी पार्टी जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया है वो होती है, और तीसरा बेनिफिशियरी। वहां 3 पार्टी होती है। लेकिन यहाँ आईपीसी में जो न्यास भंग है इसमें जरूरी नहीं है कि 3 पार्टी हों, 2 पार्टियों के बीच में भी न्यास बन सकता है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को न्यस्त कर दी गई है और जिस व्यक्ति को न्यस्त की गई है वो उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक तरीके से उसका दुर्विनियोग कर लेता है, ले लेता है, उपयोग में कर लेता है, अपने उपयोग में कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, क्या कार्य किया है, न्यास भंग किया है या अपने उपयोग में ले लिया है, ऐसा व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेके हम समझते हैं। उदाहरण जो है वो ये है कि मैं जी थैंक यू 1882, थैंक यू राजन। ठीक है, मैं फॉरेन जाने वाला हूँ, ठीक है, विदेश जाना चाहता हूँ, और विदेश जाते समय मेरे पास एक कार है जो मैं चाहता हूँ कि उस कार को सुरक्षित रहे। मैंने उस कार को आपको दे दिया, ठीक है, और कहा कि मेरी इस कार का आप ख्याल रखें, अपने पास इसे रखें। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का न्यास बन गया, मेरे और आपके बीच में एक न्यास बन गया। और मैं विदेश चला गया। विदेश से आने के बाद जब मैंने आपसे अपनी कार वापस मांगी तो आप मुकर गए। आपने कहा कौन सी कार, कैसी कार। मेरे जाने के बाद आपने उस कार को पहले तो काफ़ी दिन चलाया और चलाने के बाद उसे बेच दिया, और उस बेचने से जो रुपए मिले वो भी आप रख लिए। तो यहाँ आपने जो अपराध किया है वो आपराधिक न्यास भंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध किया है। ठीक है, देखिएगा इसमें इलस्ट्रेशन भी है, इसमें दिए हैं। ठीक है, ए जो है वो अपनी प्लेट को न्यस्त करके जाता है और वापस आने पर अपनी प्लेट मांगता है तो क्या वो देने से इनकार कर देता है। तो यहाँ
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रस्ट बनना चाहिए, ठीक है, एक न्यास सृजन होना चाहिए, और न्यास जिन शर्तों पर बना है उन शर्तों की अवहेलना होनी चाहिए। अगर शर्तों की अवहेलना हो रही है तो उस दशा में आपराधिक न्यास भंग का अपराध होगा। ठीक है, देखिए आपराधिक न्यास भंग और आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, इनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। इस डिफरेंस को भी थोड़ा सा एक नजर आप देख लें। आपराधिक न्यास भंग जो होता है वहीं पर होता है जहां संपत्ति न्यस्त की गई है। ट्रस्ट क्रिएट होना ये इसका बहुत इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग जो है उसमें कोई ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता, उसमें संपत्ति किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती है। हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे हमें गिरी हुई अंगूठी मिल गई, ठीक है, तो क्या हुआ, हम उस अंगूठी को उठाए और उस बिना किसी स्वामी को पता किए कि अंगूठी किसकी है, कौन है इसका स्वामी, हम सीधे ले गए और सोनार के यहाँ बेच दिए। तो ये क्या हुआ, ये आपराधिक दुर्विनियोग हुआ। वहीं अगर उस अंगूठी को मैं आपको देता हूं कि भैया मेरी अंगूठी संभाल के रखिएगा, 4 दिन बाद आपसे ले लेंगे, और जैसे ही मैं गया, आप दूसरे दिन गए, अंगूठी को सोनार के यहाँ बेच के चले आए और पैसा रख लिया, तो आपने क्या किया, संपत्ति जो है वो आपको न्यस्त की गई थी आपराधिक न्यास भंग में। लेकिन दुर्विनियोग में ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि प्रॉपर्टी आपको न्यस्त की गई हो। ओके, फिर आपराधिक न्यास भंग में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, संविदात्मक संबंध होता है, ठीक है। संविदात्मक संबंध आप अच्छे से समझते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, दो पक्षकार ऑफर होता है, प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, कंसीडरेशन होता है, ये सारी चीजें होती है, तो एक संविदात्मक संबंध होते हैं। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में किसी तरह का कोई संविदात्मक संबंध नहीं बनता। मैंने आपसे कहा मेरी अंगूठी संभाल के रख लो, आपने कहा 1 रुपए हम लेंगे इसको संभाल के रखने का, हमने कहा ठीक है हम आपको 1 रुपए दे देंगे। उसके बाद मैं चला गया, आप अंगूठी को ले जाके, पहले आपके मन में बिल्कुल कुछ नहीं, अच्छा था, सब कुछ क्लियर था, लेकिन 2 दिन बाद पता नहीं कि आपके दिमाग में आया, आपने उठा के उसको बेच दिया, तो आपने आपराधिक न्यास भंग किया है, ठीक है। वहीं एक सड़क पे पड़ी हुई अंगूठी आप पाते हैं, ले जाकर सोनार के यहाँ बेच देते हैं, आपने पता भी नहीं किया किसकी है किसकी नहीं है, क्या पता उसके नीचे नाम लिखा हुआ है, उसके कोई पहचान है, आपने बिल्कुल पता करने की कोशिश नहीं की, तो आपने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है, ठीक है। आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति जो है वो कब्जे में होती है, ठीक है, जिसको न्यस्त की गई है, जिस ट्रस्टी के पास वो न्यस्त होती है उसका कब्जा होता है। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं होता है, रेस नलियस होती है, स्वामी विहीन संपत्ति होती है। रेस नलियस याद रखिएगा, स्वामी विहीन संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी नहीं होता, वो संपत्ति राज्य की होती है, रेस नलियस होती है। क्या आपराधिक स्वामी के उत्तरवर्ती के द्वारा हो सकता है? स्वामी के उत्तरवर्ती, ये इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करिए लोकेश जी, सवाल को थोड़ा सा प्लीज और वो करिए, एलिब्रेट करिए। लोकेश जी आप अगर सुन रहे हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और, ये स्वामी के उत्तरवर्ती का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। इसके बाद जो हमारा ये लगभग पुत्र के द्वारा, क्या आपराधिक न्यास भंग स्वामी के उत्तरवर्ती के द्वारा, पुत्र किसी के द्वारा भी हो सकता है भैया लोकेश जी, किसी के द्वारा हो सकता है, सेवक द्वारा हो सकता है, पत्नी द्वारा हो सकता है, पुत्र द्वारा हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको संपत्ति नष्ट की गई है। अब मान लीजिए मैं हूं, आपने एक अपनी जो है वो आभूषणों की पोटली जो है वो मुझे दी, ठीक है,
और ये कहा कि हाँ मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसे आप अपने पास सुरक्षित रखें। मैंने कहा इसकी सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे 1 साल का आपसे 1000 रुपये लूंगा। आपने कहा ओके डन। तो जैसे ही हमने 1000 रुपये का आपने डन कहा तो क्या हुआ, संविदात्मक संबंध सृजन हो गया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया और कंसिडरेशन भी हो गया, संविदात्मक संबंध बन गया। ठीक है, अब उस संपत्ति उस पोटली को मैंने रख दिया। अब अगर मान लीजिए कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, मेरी जानकारी नहीं है, मैं कहीं बाहर गया हूं या किसी भी कारण से मेरा सेवक है, मेरा लिपिक है, मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर उस संपत्ति को उठाकर किसी अन्य व्यक्ति ने, ठीक है, वो देखिए न्यास जो बना वो उसके लिए सिर्फ अकेले मैं नहीं, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, अगर वो मिसिंग हो रहा है, अगर वो मिसिंग हो रहा है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है कि पुत्र ने किस कंडीशन में उसका दुर्विनियोग किया, उसको जानकारी थी या नहीं थी, वो जानबूझ के ऐसा किया, ये तथ्य और परिस्थितियों का है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि मेरे पास न्यस्त किया गया और उसके बाद मेरे द्वारा या मेरे पुत्र द्वारा या मेरी पत्नी द्वारा, मेरे सेवक द्वारा, मेरे लिपिक द्वारा उसको किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है। ये तो कोर्ट में साक्ष्यों द्वारा साबित होगा ना कि मैंने अपने पुत्र को कहा कि इसे ले जाके बेच आओ, या पुत्र जो है वो मेरी मर्जी के बिना वो ले गया और उसे बेच आया। ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है ना, यहां जिम्मेदारी मेरी है। होप क्लियर हो गया होगा लोकेश, अगर नहीं हो तो बताएं मुझे, मैं और आगे इसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, पुत्र, पुत्री, पत्नी, सेवक, लिपिक, ये सारे अगर उस वस्तु को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किसी तरह से हटा रहे हैं, कोई मूवमेंट उसमें कर रहे हैं, उस वस्तु को ले जा रहे हैं, सोल्ड आउट कर दे रहे हैं, अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, स्वयं आभूषण पहन डाल रहे हैं या किसी को दान कर दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो एक अलग का विषय है। यहां मेरे और आपके बीच में जो संबंध बना है, यहां उस संबंध की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मेरी पत्नी जो है उन आभूषणों को ले जाती है और किसी को दे देती है, तो ये तो अब चोरी का अपराध जो बनेगा वो अलग बनेगा ना। मेरा लिपिक है, मेरा सेवक है, उस संपत्ति को चुरा ले जा रहा है, हटा ले जा रहा है, मेरा पुत्र जो है वो संपत्ति को उठा ले जा रहा है, तो ये अलग का ऑफेंस होगा ना। ये हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली तथ्य और परिस्थितियों, फैक्ट जो होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 410 410 जो है वो चुराई हुई संपत्ति के बारे में बात करता है। पीटी में खूब ये भी सवाल पूछा जाता है, बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं? ऐसी संपत्ति जो चोरी में, लूट में, ठीक है, एक्सटॉर्शन यानी उद्यपन में प्राप्त की गई है, ठीक है, या फिर संपत्ति जो आपराधिक दुर्विनियोग या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, ठीक है, ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। यानी चुराई हुई संपत्ति क्या है? चोरी में अगर कोई संपत्ति प्राप्त हो रही है तो वो चुराई हुई है, लूट में अगर कोई संपत्ति प्राप्त हो रही है तो वो चुराई हुई है, एक्सटॉर्शन में अगर कोई संपत्ति प्राप्त हो रही है तो वो चुराई हुई है, आपराधिक न्यास भंग में अगर कोई संपत्ति है तो वो चुराई हुई है, और पांचवा आपराधिक दुर्विनियोग में अगर कोई संपत्ति प्राप्त हुई है। तो ये पांचों जो संपत्तियां होंगी, ये समस्त संपत्तियां जो हैं, प्रॉपर्टी जो होगी वो चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद इसी के तुरंत बाद सेक्शन 411
411 ये कहता है कि जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करेगा, ठीक है, जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करेगा, वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ठीक है। और इसी के तुरंत बाद 412 एक अपराध बच रहा था, डकैती। चूंकि डकैती जो है वो अपने आप में बहुत ग्रेवियस ऑफेंस है, इसलिए अलग से इसके लिए सेक्शन बना दिया गया। 411 में तो बाकी चीजें कर दी गई हैं, लेकिन 412 में डकैती से जो संपत्ति प्राप्त की जा रही है, डाकुओं के समूह से या कहीं डकैती हुई, वो संपत्ति ले जाके कहीं प्राप्त की दे दी जा रही है, और कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को प्राप्त कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माना या 10 वर्ष तक का जुर्माना प्लस 10 वर्ष तक कारावास या आजीवन कारावास। ठीक है, ये दंड का प्रावधान है। तो ये लगभग एक छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जो आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका छल है। ठीक है, सेक्शन 415 से 420 तक। ठीक, ये आपके साथ हम कल डिस्कस करेंगे। अगर अभी इसमें आपको इन सारे सेक्शंस में कहीं कोई समस्या है, कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, हालांकि मैं चैट उठा के देख ले रहा हूं पीछे, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट करें। चलिए, कोई सवाल मुझे पुराना नहीं दिख रहा है। अगर आप अभी आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनमें से खूब सारे सवाल बनते हैं। पीटी के तो खास तौर से मैंने आपसे बताया। बाकी मेंस में लिपिक का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो लेखाकार है, आपके यहाँ हिसाब किताब करना, ये उसका कार्य है। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में मुंशी कहते हैं, मुंशी। ठीक है, तो ऐसा मुंशी या लेखाकार या जो लिखा पढ़ी हिसाब का कार्य करता है वो लिपिक कहलाता है। ठीक है, और सेवक के लिए मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि अगर कोई सेवक है वो टेम्परेरी भी है तो वो सेवक की कैटेगरी में आता है, और अगर उसने टेम्परेरी रहते हुए भी चोरी की है या आपराधिक दुर्विनियोग की संपत्ति या कुछ भी कहीं भी किया है तो वो टेम्परेरी भी कंसीडर किया जाएगा। इज इट ओके? तो इस समय बस एक ही चीज कहूंगा, काज चुपी साध रहे बलवाना। आप सबके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है। ठीक है, एक बार हिम्मत करके पहाड़ को हिलाइए तो निश्चित तौर पे पहाड़ी हट जाएगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन पूरे मनोयोग से, पूरी हिम्मत से, पूरे ताकत से लग जाइए। ठीक, और बाकी कल आपके साथ 8 बजे मुलाकात होती है, तो इसके आगे की चीजें जो हैं वो फिनिश करते हैं। और मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे जो लग रहा है वो 4-5 या बहुत ज्यादा 6 मृत व्यक्ति की चोरी हो नहीं, ये एक सवाल है, मृत व्यक्ति का चोरी हो सकता है। एक तो ये क्लियर करिए, मृत व्यक्ति का चोरी या की चोरी। ठीक है, अगर मृत व्यक्ति की चोरी आपका सवाल है, ठीक है, मैं देख ले रहा हूं फिर से। राजन जी का ये सवाल है
कि क्या मृत व्यक्ति की चोरी हो सकती है? तो देखिए, सबसे साफ बात यह है कि मानव, जब मैंने चोरी वाला पार्ट आपको पढ़ाया था तो आपको ध्यान हो शायद, मैंने उस समय बताया था कि मानव शरीर जो है जब तक जीवित है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है वो विधिक व्यक्ति की कंडीशन में नहीं रह जाता। उसके पास अधिकार के नाम पे सिर्फ 2 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार जो है वो सम्मान पूर्वक उसका जो भी उसका धर्म है उस धर्म के अनुसार उसका क्रिमिनेशन कराना, एक अधिकार उसके पास वो है। और दूसरा अधिकार जो होता है, अगर उसने कोई विल बनाई है, ठीक है, या उसने संपत्ति के बंटवारे का कोई प्रोविजन बनाया है, तो उसके हिसाब से उसकी संपत्ति का निस्तारण किया जाना चाहिए। केवल 2 अधिकार मृत व्यक्ति के पास होता है, इसके सिवा कोई अधिकार मृत व्यक्ति के पास होता नहीं। अब मृत व्यक्ति की चोरी नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे उसके शरीर से अंगों की चोरी हो सकती है, तो निसंदेह अंगों की चोरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम ह्यूमन बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है, शायद 1998 का एक्ट है, 95 का या 98 का, ठीक है, हम उसके अंदर जाएंगे, वहां से उन सारी चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है, होप आपको आंसर मिल गया होगा। ये सवाल था राजन का। राजन, आपको आंसर मिल गया होगा। तो मृत व्यक्ति की चोरी नहीं हो सकती है, उसके शरीर के अंगों की अगर चोरी होती है तो वो ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांट जो एक्ट है वो वहां से हैंडल होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज ग्रुप पे मेरा नंबर होगा, आप वहां से मेरा नंबर लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कल शाम को आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।